नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद जो कि ऋग्वेद है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। धमेक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, सिंगारदार स्तूप सात घाटी या दो दूचल चोरतेन गंगटोक? तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो कि सारनाथ में दिया गया था। यहाँ पर धमेक स्तूप है। राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? रास बिहारी द्विवेदी, डांडी, भर्तृहरि या फिर बुद्ध स्वामी? तो ये डांडी की रचना है। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस जो कि डांडी द्वारा प्रणीत संस्कृत गद्य काव्य है, ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? वैदिक युग से, दिल्ली सल्तनत से, मुगल युग से या आधुनिक भारतीय युग से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है, इमारतें हैं और उनके शासक किसने बनवाया था। तो अगर आपसे पूछे कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसका निर्माण करवाया था, किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, वहीं कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, ये ध्यान रखेंगे। अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा भी बहुत पूछा जाता है। अलाई दरवाजा जो कि बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? उस्मान अली खान, राजा टोडरमल, अबुल फजल इब्न मुबारक या फकीर अजीउद्दीन? तो इनमें से बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से कौन नहीं था? तो राजा टोडरमल भी थे, अबुल फजल इब्न मुबारक भी थे और फकीर अजीउद्दीन भी थे, लेकिन उस्मान अली खान नहीं थे। तो राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? ये आगरा फोर्ट है, हुमायूं का मकबरा है, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह है या हम्पी में स्मारकों का समूह है? तो लाल बलुआ पत्थर का बना प्रसिद्ध आगरा फोर्ट जो कि मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें भी शामिल हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा फोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी, ये सही है। जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की थी, बिल्कुल मदद नहीं की थी। भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया, सही है। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता बढ़ी, ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी?
तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो कि 1784 में की गई थी। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो कि 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद जो कि प्रयागराज में हुई थी। इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को, जॉन मेनार्ड किन्स को, मनमोहन सिंह को, अमर्त्य सेन को। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो कि कहा जाता है एडम स्मिथ को। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में मृत्यु किसकी हुई है? तो हाल ही में मृत्यु डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुई है। मनमोहन सिंह की हुई है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? VKRV राव, दादा भाई नौरोजी, SD तेंदुलकर, PC महानुलोबिस। तो भारत में राष्ट्रीय आय की यानी कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहला प्रयास जो कि किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? तो CSO, आपने नाम सुना होगा CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बंधन बैंक या इंडसइंड बैंक। तो भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इनमें से बैंक जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। वर्तमान समय में अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने सार्वजनिक बैंक हैं तो कुल 12 सार्वजनिक बैंक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? तो मोबाइल ATM सबसे पहले ICICI बैंक ने पेश किया था, ये सही है। पूरे भारत में SBI की सर्वाधिक शाखाएं हैं, तो ये भी सही है। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का निजी बैंक है। ठीक है, ये निजी बैंक नहीं लेकिन भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल, ये तारीख भी याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय जो कि मुंबई में है। मुंबई में RBI का मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है जिस दर पर RBI बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है? तो रेपो रेट, कैश रिजर्व रेट, लिक्विडिटी रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो कल क्वेश्चन करवाया गया था जिसमें रिवर्स रेपो रेट पूछा गया था। तो RBI जब किसी अन्य बैंक से कोई पैसा ब्याज पर लेती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, लेकिन जिस दर पर RBI बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगला प्रश्न है शब्द कॉमेट प्राचीन रिक्त स्थान है शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा। फ्रांसीसी, यूनानी, लैटिन या फिर जर्मन। तो कॉमेट शब्द जो कि यूनानी भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आयरन या ऑक्सीजन। तो भूपर्पटी का 1/4 भाग लगभग सिलिकॉन का है, तो दूसरा यही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भूपर्पटी में पाया जाने वाला पहला, तो पहला ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन पहला है और दूसरा सिलिकॉन है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है में ओजोन की उपस्थित सूरज की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावेज
विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या थर्मोस्फियर? तो समताप मंडल जो कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की उपस्थिति सूरज से निकलने वाली जो भी हानिकारक परावैंगनी किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या एशिया महाद्वीप। तो गोबी मरुस्थल जो कि एशिया महाद्वीप में है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न या फिर पर्थ? तो सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला है और सबसे बड़ा एवं पुराना शहर भी है, तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो पूछा है कि अरब सागर से किसकी सीमा जुड़ी हुई है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात की सीमा जो कि अरब सागर से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत होगा, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये अरब सागर है और ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो उड़ीसा इधर है, पश्चिम बंगाल भी इधर है और आंध्र प्रदेश भी यहाँ है, लेकिन गुजरात अरब सागर की तरफ है, तो गुजरात ही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमीन दीव और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? अंडमान और निकोबार के, दमन और दीव के, चंडीगढ़ के या फिर लक्षद्वीप के? तो अमीन दीव और मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप के हिस्से हैं, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है। और मिनिकॉय द्वीप कौन से चैनल से अलग होता है मालदीव से? तो मिनिकॉय द्वीप जो कि 8 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरहाबादी पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी या अमरकंटक की पहाड़ी? तो सोन नदी का उद्गम जो कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से होता है, तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से। अगला, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? तो काली मिट्टी जो कि कपास के उत्पादन के लिए सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में जो लैटराइट मिट्टी है, ठीक है, इसकी वजह से वहां पर चाय और कॉफी की कृषि सबसे अच्छी होती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या फिर एकल नागरिकता? तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है वो ली गई है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है नागरिकता। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। भारत एक ईश्वरीय देश है, गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सही है। भारत में निश्चित राज्य, न्याय केवल देश में रहने भारतीय, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो नाम ध्यान रखेंगे, सुकुमार सेन, जो कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। और अगर महिला आपसे पूछे कि भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला, तो नाम ध्यान रखेंगे V.S. रमा देवी, जो कि पहली महिला चुनाव आयुक्त भारत की हैं। पहले अगर पूछे तो सुकुमार सेन और पहली महिला चुनाव आयुक्त पूछे तो V.S. रमा देवी थी। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री तो नहीं होते हैं, लोकसभा ये भी नहीं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत की संसद जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनी होती है। ये तीन महत्वपूर्ण भारतीय संसद के अंग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख जो कि प्रधानमंत्री होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच किसके जरिए की जाती है? आर्थिक समीक्षा के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा या फिर विधान परिषद के द्वारा? तो संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच जो कि न्यायिक समीक्षा के तहत की जाती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 243? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों को परिभाषित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो कि लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ये नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी जो कि जनता पार्टी थी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है। और इस पार्टी के गठन में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए थे जिनका नाम था सी मोरारजी देसाई। ये नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव जो कि प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं नागालैंड में। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा का, केरल का, उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का? आपको कल की वीडियो में बताया गया था कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। आप लोग जल्दी से कमेंट बताएं। अगर आपने कल वाली वीडियो प्रैक्टिस से देखी है तो नौटंकी जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, मुल्कराज आनंद हैं, R.K. लक्ष्मण हैं या R.K. नारायण हैं? तो R.K. नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था और इन्होंने ही मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? सामाजिक कार्य में, शिक्षा में, सिनेमा में या फिर खेल में? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। और सबसे पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। किसको दिया गया था? देविका रानी को यह पुरस्कार दिया गया था। नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन
डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, ध्यान रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? रंगास्वामी कप, डेविस कप, सुब्रतो कप या ईरानी कप? तो इनमें से हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट जो कि रंगास्वामी कप है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? क्रिस पॉल का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, क्रिस गेल का या क्रिस री का? तो CR7 उपनाम जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ? तो अपना 100वां शतक सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 5 सितंबर, 10 जनवरी या फिर 26 जनवरी? तो विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, आप लोग इसको ध्यान रखिए। बेहद की मुद्रा का नाम क्या है? तंजानिया, तजाकिस्तान। बेहद कहाँ की मुद्रा है? तंजानिया की है, तजाकिस्तान की है, थाईलैंड की है या फिर टोगो की है? आप लोग बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बेहद जो कि थाईलैंड की मुद्रा है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो इनमें पूछा गया है कि बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि W हो जाएगा, बराबर बल F हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी D, इसको मानेंगे, ठीक है। तो W की इकाई होती है न्यूटन मीटर अथवा जूल या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जबकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड बल की इकाई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न है, मल्टीमीटर में होता है करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो मल्टीमीटर में जो कि एक बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिसमें कई भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, जिसमें वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों होते हैं। तो राइट ऑप्शन डी इसका होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करता है? तो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को संदर्भित करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं या फिर अर्ध धातुएं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धातुएं, जो कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव पड़ता है न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का? तो न्यूट्रिनो जो कि विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव करता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूट्रिनो, जो कि विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव करता है, राइट ऑप्शन ए है। अगला, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है, तो इसमें किसका अपचयन होगा? जिंक, कार्बन, जिंक प्लस CO। तो इनमें से कार्बन,
जिंक, कोबाल्ट किसका होगा? अपचयन पूछा है तो यहाँ पर जिंक का होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। ठीक है, और कार्बन का ऑक्सीकरण होगा। अगर पूछे कि देखो अपचयन तो इसमें जिंक का होगा, और अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीकरण किसका होगा तो ऑक्सीकरण इसमें कार्बन का होगा, ये ध्यान रखेंगे। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो रंगहीन लवक जो कि ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीन एक्सप्रेशन, सीक्वेंस असेंबली, एनोटेशन या प्रोटियोमिक्स? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। एनोटेशन राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।